सोरेन से भूपेश बघेल ने मुलाकात की है। भूपेश बघेल ने कहा कि ऑल इज वेल है। महागठबंधन के सभी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। शाम के वक्त सभी विधायकों के साथ सीएम की मीटिंग होने वाली है। सभी 56 विधायक मौजूद भी होंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे उस वक्त की जब दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। सीएम हेमंत से भूपेश बघेल ने मुलाकात की है और माना जा रहा है कि पेच सुलझ चुका है। महागठबंधन में सहमति बनती हुई नजर आ रही है और शाम को आज एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। सीएम सभी विधायकों के साथ बैठेंगे। सभी 56 विधायक बैठक में मौजूद रहेंगे। महागठबंधन में ऑल इज वेल का दावा हो रहा है। सीएम हेमंत करेंगे विधायकों के संग बैठक। माना जा रहा है कि शाम में किसी भी वक्त ये बैठक हो सकती है। सभी 56 विधायक इसमें पहुंचेंगे। शाम को बैठेंगे तो आपकी पीसी भी होगी। हाँ साहब, हाँ, जब सारे विधायक रहेंगे, सारे गठबंधन के नेता लोग रहेंगे तो ज्वाइंट पीसी भी आले। उसमें कोई शंका है क्या आपको? हाँ बिल्कुल, ऑल इज वेल। तो सभी 56 विधायक बैठक में मौजूद रहेंगे और भूपेश बघेल ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मुलाकात के दौरान और उसके बाद की तस्वीर देखिए। हंसते मुस्कुराते हुए आप इन नेताओं को देख रहे हैं जिससे माना जा रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। भूपेश बघेल ने खुद ये दावा किया कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है। सीएम हेमंत करेंगे विधायकों के संग बैठक। शाम में किसी भी वक्त ये बैठक हो सकती है जिसमें 56 विधायक मौजूद होंगे। सभी 56 विधायक इस बैठक में मौजूद होंगे और सीएम के साथ बैठकर चर्चा की जाएगी। अलग अलग मुद्दों पर महागठबंधन में सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको रांची से दे रहे हैं। तस्वीरें भी आपको बैठक की दिखा रहे हैं जब भूपेश बघेल से सीएम हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई। दरअसल अलग अलग मुद्दों को लेकर असहमति की बात आ रही थी। अभी राज्यसभा चुनाव को लेकर ही असहमति की बातें सामने आ रही थी, लेकिन अब ये मुलाकात और इस मुलाकात के बाद दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। ओम प्रकाश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, मुलाकात हुई है भूपेश बघेल हेमंत सोरेन की। चर्चा किन किन मुद्दों पर हुई है और क्या जो बातें कही जा रही है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है वैसी तस्वीर बनती हुई दिख रही है? जी, बता दें कि भूपेश बघेल और जो अजय शर्मा जो कि राज्यसभा पर्यवेक्षक के तौर पर झारखंड कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं झारखंड में, तो फिलहाल लगातार मुख्यमंत्री से वो कांटेक्ट में है, वार्ता कर रही है। कल भी वार्ता जो है उसका दौर चला था और आज फिर वार्ता का दौर चला है जिसमें कि भूपेश बघेल और अजय शर्मा शामिल रहे। खासतौर से इस वार्ता के बाद जो भूपेश बघेल ने कहा है, जिस तरह की बातें कही है, उनका कहना है कि ऑल इज वेल है, कोई भी किंतु परंतु नहीं है और पार्टी और गठबंधन जो है वो अपने उम्मीदवारों को जिताने का भरसक प्रयास करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आज शाम जो है मुख्यमंत्री आवास में सभी जो यूपीए के घटक दल हैं एनडीए गठबंधन के, उन तमाम लोगों की बैठक होगी। वहीं पर तमाम चर्चा होगी और उसके बाद जो है वो स्थितियां जो है स्पष्ट हो जाएंगी। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो कल नामांकन होगा राज्यसभा के लिए, तो उसमें दोनों प्रत्याशी जो हैं वो महागठबंधन के वो अपना जो नामांकन है वो करेंगे। मुख्यमंत्री की भी उपस्थिति होगी। तो फिलहाल जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे और वहीं पर जिस तरह से कांग्रेस के तरफ से दावा किया गया है, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अब जो महागठबंधन के बीच में जो तल्खी थी वो चीजें अब सामान्य होती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में जो राज्यसभा के चुनाव होंगे उसमें क्या कुछ जो करवट है वो किस कदर दिखता है। दोनों प्रत्याशी जीतते हैं या फिर कोई और बाजी मारता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। 2 सीटों के लिए अब तक 5 लोगों के द्वारा नामांकन पत्र खरीदे जाने की बातें सामने आ रही हैं और राजनीतिक गलियारों में हॉर्स ट्रेडिंग की आशंकाओं को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। जेएमएम ने बीजेपी को थैली शाहों की पार्टी बताते हुए हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताई है। कांग्रेस का दावा है कि दोनों सीट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत तय है। दूसरी ओर बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग का इतिहास कांग्रेस से जुड़ा रहा है और बीजेपी ऐसा नहीं करती है।
आंकड़े उनके पक्ष में नहीं है, फिर भी कैंडिडेट देने की बात, हालांकि जो असमंजस और ऊहापोह की स्थिति है वो भी समझा जा सकता है। लगातार मैराथन बैठक इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक आ गए, लेकिन अभी तक इन लोगों ने अपने अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा नहीं की। उसके बावजूद अगर इनके प्रत्याशी उतरते हैं तो ये प्रमाणित होगा कि ये थैलीसाहों के भरोसे हैं, और साथ ही उम्मीदवार कौन होगा वो भी संशय की स्थिति है। तंत्र है, इस लोकतंत्र में सभी को आज़ादी है कि वो जाकर के पर्चा खरीद सकते हैं, लेकिन सच ये है कि इंडिया गठबंधन का 56 विधायक है और सारे विधायक इंटैक्ट हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और वो उनसे केंद्रीय नेतृत्व के लोग आकर के मुलाकात भी किया है कांग्रेस पार्टी के। मैं समझता हूं कि जो 2 सीट है वो दोनों सीट हम लोग जीतेंगे, और चूँकि पर्याप्त यहाँ पे वोट है। अब वैसे किसी को पर्चा खरीदना हो, जाकर के मुलाकात करना हो, उसे कोई रोक नहीं सकता है। ये सच है कि दोनों सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी कोई हॉर्स ट्रेडिंग करती नहीं है और उसमें विश्वास करती है। जहाँ तक सवाल है हॉर्स ट्रेडिंग होने का, तो इसका तो उदाहरण कांग्रेस में मिलता है। क्योंकि कांग्रेस इतने दिनों तक सत्ता में रही है तो हॉर्स ट्रेडिंग के बल पर ही रही है, और हॉर्स ट्रेडिंग में कौन कौन बिके हैं ये सारे राजनीतिक जानकार जानते हैं कि कैसे नरसिंह राव की सरकार बची थी और उसमें कौन सा हॉर्स ट्रेडिंग हुआ था। और वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वरिष्ठ पत्रकार बैजनाथ मिश्र ने बड़ा राजनीतिक आकलन किया। न्यूज 18 से खास बातचीत में दावा किया कि राज्यसभा चुनाव की दूसरी सीट को लेकर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस सीट पर खेला होना तय माना जा रहा है। हो सकता है कि कांग्रेस का प्रत्याशी सबसे खतरे में है इस बार। आपको मैं बता दूं, अगर नथवानी जी ने पर्चा दाखिल कर दिया, रेड्डी जी के पास तो वोट नहीं है, रेड्डी जी के पास वोट नहीं है, पता नहीं क्यों आए हैं, किसके, मैं नहीं कह सकता हूँ अंदर से क्या व्यवस्था है। पर नथवानी जी अगर पर्चा भरेंगे, उनको प्रस्तावक अगर मिल गए तो खेल होगा और कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव हार जाएगा। आपको मैं एकदम क्लियर करके मैं बता दे रहा हूँ। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर जीत का दावा करते हुए बीजेपी नेता गीता कोड़ा ने कहा कि बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारेगी भी और चुनाव में जीत भी हासिल करेगी। महागठबंधन पर उन्होंने हमला किया। ने जब इतने दिन इंतजार किया है तो कुछ घंटे और हैं, जल्दी घोषणा हो जाएगी और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा चुनाव जीतेगी। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि जिसे जीएमएम और कांग्रेस की बात करें, अभी तक जीएमएम ने कांग्रेस को समर्थन का ऐलान नहीं किया। देखिए, अब ये उनके अंदरूनी बातें हैं, लेकिन सब देख रहे हैं कि भाई इनका कार्यशैली क्या है। ये लोग सत्ता के लोभी हैं, सत्ता के नशे में चूर हैं, इनको जनता से तो कोई मतलब है ही नहीं। और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बोकारो पहुंचे, जहां उन्होंने निजी कार्यक्रम के तहत सेक्टर 4 सिटी सेंटर स्थित अपनी बड़ी मौसी के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। हाल ही में उनकी बड़ी मौसी शोभा रानी लाल का निधन हो गया था, जिसके बाद नितिन नवीन शोकाकुल परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। नितिन नवीन ने सबसे पहले अपनी मौसी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित की और उन्हें नमन किया, और इसके बाद करीब आधे घंटे तक परिवार के सदस्यों के साथ उन्होंने समय भी बिताया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का भी नितिन नवीन के पास फोन आया था। नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री को अपने बोकारो प्रवास और परिजनों से मुलाकात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके माध्यम से शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। बहुत लगाव था सब बहन में, और वो मौसी हमको बहुत ज्यादा मानती थी। एक चीज बताइए, आके क्या आप लोगों को बोले कि जैसा भी जो भी होगा हम आप लोग के साथ में हैं, जब भी कुछ भी जरूरत हो, दिन हो रात हो, हम लोग हमेशा साथ में है। परिवार का कोई भी सुख दुख होगा हम लोग साथ में मिलके हम लोग रहेंगे, और जब भी जरूरत होगा आप हमको बोलिए, हम आपके साथ में हैं। पीएम का भी फोन, इसी दौरान पीएम का फोन आ गया और पीएम है सो उनको सांत्वना दिए, तो बोले कि हम श्रद्धांजलि में आए हुए अपने मौसी के। तो पीएम बोले चलिए उनके संवेदना में शामिल होइए, और मेरी संवेदना भी है, प्रकट कर दीजिएगा मेरे तरफ से। और बोकारो दौरे के दौरान नितिन नवीन रांची के ओरमांझी प्रखंड अंतर्गत
कुच्चू स्थित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के घर भी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया है। आदित्य साहू के आवास पर पहले से मौजूद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार अभिनंदन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के ओरमांझो स्थित आवास पर भव्य स्वागत हुआ है। दरअसल नितिन नवीन अपने बोकारो दौरे से सीधे ओरमांझी के कुच्चू स्थित आदित्य साहू के आवास पहुंचे। यहां पहले से मौजूद बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद देश के कई राज्यों में उनका भ्रमण का कार्यक्रम हुआ, उसी क्रम में झारखंड भी आए हैं और झारखंड से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुराना नाता भी है, तो इसलिए उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। वो खुद चीज़ों को देख रहे हैं, नज़दीक से, करीब से वो देख रहे हैं, क्योंकि 2019 का हो या 2024 का चुनाव, उन्होंने काफ़ी करीब से झारखंड को देखने का काम किया है, कार्य करने का काम किया है, तो उनको सभी चीज़ें मालूम है। और जो उन्होंने जो बताया है कि जो करणीय कार्य है हम लोगों को, बस अब उसको करना है और संगठन को मजबूत करना है। और इससे पहले रामगढ़ और बोकारो में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया गया। रामगढ़ के कोठार चौक पर नितिन नवीन ने शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद छतर मांडू स्थित दुर्गा मंडप के समीप और चितरपुर ओवरब्रिज के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झंडा, बैनर, फूल मालाओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। रामगढ़ के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बोकारो पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और गुलदस्तों के साथ उनका अभिनंदन किया। नया मोड़ स्थित बिरसा चौक पर नितिन नवीन का विशेष स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए जय जोहार सभी को कहा और गाड़ी से उतरकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। और अगली खबर पलामू से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर चैनपुर थाना क्षेत्र स्थित रामपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 27 मई को हुए गोलीकांड के बाद अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। घटना में मृतक सिकंदर चौधरी के परिजन जहां पर नामजद आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, वहीं भाकपा माले ने भी इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज किया। नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए घटना की जानकारी ली, प्रशासन से बाकी बचे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। देखिए, घटना बहुत ही निंदनीय है यार। आप देख रहे होंगे जो कितने गरीब व्यक्ति है जो अपने बंदोबस्ती जमीन पर ही अपने घर बना रहे थे, वो भी मतलब 11 आबाद जमीन है, सरकारी जमीन है जिसको बंदोबस्ती दी गई। तो इसके लिए भी एक समुदाय के लोगों ने आके गोली चला के सार्वजनिक रूप से हत्या कर देना 30-35 लोग आ, ये तो सरासर हम समझते हैं जो सामंती दिमाग के लोग हैं और मतलब एक इस इलाके में आतंक फैलाते हुए अपनी राज कायम करके रखते। सिकंदर चौधरी के हत्यारे को, जो नामजद हत्यारे हैं, उनकी तत्काल गिरफ्तार किया जाए। सिकंदर चौधरी के परिवार को सुरक्षा दिया जाए और उनके जो मुआवजा बनता है, एक तो घर का मुआवजा, दूसरे उनके जान का मुआवजा, सरकार उनको मुआवजा दे। तो इस संदर्भ में सभी पुलिस अधीक्षकों को कहा गया है कि जितने भी थाना प्रभारी हैं, जितने भी हमारे पुलिस उपाधीक्षक हैं, उन सबको सख्त निर्देश दिए जाएं कि जमीन संबंधी कोई भी विवाद अगर सामने आता है तो उसको गंभीरता से लें। खास तौर पर पुलिस उसमें किसी भी प्रकार से पार्टी न बने, न्यूट्रल तरीके से। और बोकारो से बड़ी खबर आपके सामने रखे, जहां कुर्मी डीह में मजदूर के साथ मारपीट की गई और अपराधियों ने घर में घुसकर हमला किया है। नकाबपोश अपराधियों पर हमले का आरोप लगा। मजदूर की बेरहमी से पिटाई की गई। घायल मजदूर को हॉस्पिटलाइज करवा दिया गया है। आरोपी बंदूक की मांग कर रहे थे। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस भी वहां पर पहुंची। आरोपियों की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। नकाबपोश अपराधी जो हमला करते हैं, एक व्यक्ति जख्मी है जिसको हॉस्पिटलाइज करवाया गया है। मजदूर की बेरहमी से पिटाई का मामला है। एक मामला ऐसा मेरे संज्ञान में आया है जिसके साथ मारपीट की गई है। उनको सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस उनका फर्द बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। हमारे साथ यही हुआ, हम खा पी करके रात में सुतल थे। रात में सुतने के बाद रात में तो जान सुतल मुआ लेते रहता है, कोई जानता नहीं है। उन लोग जो है कि थोड़ा बाउंड्री था तो नीचा नहीं आ सकते हैं।
उसी तरह से कूद करके हमको जो है से डायरेक्ट हमला कर दिया। कितने लोग थे? हम लोग 4 आदमी थे। अच्छा, और 4 आदमी थे तो मुंह नाक सब बांधे थे। अब मुंह नाक बांधे थे तो हमको जो है तो कोई समझ में नहीं आया ना, उन लोग पूरा बोला। और खबर गुमला से, जहां चैनपुर थाना क्षेत्र के करारू पुजरा टोली गांव में 12 साल की किशोर समीर चौराट की हत्याकांड पुलिस ने इस मामले में खुलासा कर दिया है। हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। देवर जागेश्वर गोप और उसकी भाभी सुनीता देवी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया। जानकारी के अनुसार बीते बुधवार देर शाम समीर चौराट का शव गंगा गांव के बाहर स्थित टोंगरी इलाके में एक पेड़ से जंगली लतरा के सहारे लटका हुआ था। घटना के बाद से मृतक के परिजनों ने पड़ोसियों पर हत्या के आरोप लगाए थे। देखिए, इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। भाभी और देवर की गिरफ्तारी की गई है, जहां अब इनसे जानकारी जुटाई जा रही है। और गुमला में अवैध बालू खनन का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। सदर थाना क्षेत्र के बसुआ स्थित बाकी नदी से लगातार अवैध तरीके से बालू का उठाव का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दर्जनों ट्रैक्टर के माध्यम से प्रतिदिन यहां पर बालू खनन का काम होता है, जिससे न केवल पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ता है बल्कि नदी पर बने पुल की सुरक्षा भी गंभीर खतरे में है। ग्रामीणों के अनुसार बिना नंबर वाले कई ट्रैक्टर लगातार बाकी नदी से बालू निकाल रहे हैं। इससे गुनिया गांव की ओर डंप किया जाता है, ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। लगातार हो रहे अवैध खनन की वजह से नदी में गहराई तेजी से बढ़ती चली जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई ट्रैक्टर जो कि अवैध खनन कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि अवैध खनन करते हुए इसे अलग अलग जगहों पर ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। और वहीं दुमका में लंबे समय से जारी बालू संकट के बीच आम लोगों और निर्माण कार्यों से जुड़े लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जिले के 2 बालू घाटों से बालू का उठाव शुरू हो गया है, जिससे कि बाजार में बालू की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल रानेश्वर प्रखंड के छोटा कामती बालू घाट और जरमुंडी प्रखंड के हरिपुर बालू घाट से बालू का उठाव शुरू किया गया है। प्रशासन को उम्मीद है कि इन घाटों के संचालन से जिले में बालू की किल्लत कुछ हद तक कम होगी और निर्माण कार्यों को गति भी मिलेगी। दुमका में छोटका कामती और हरिपुर बालू घाट सहित कुल 32 बालू घाट चिन्हित किए गए हैं। बाकी 30 घाटों से बालू का उठाव शुरू करने की दिशा में प्रयास हो रहा है। सरकार ने एक नई पॉलिसी उसमें बनाई गई और इसमें ऑक्शन के माध्यम से इसमें किया गया है। 2 घाटों का यहाँ पे जो बालू का संचालन है उसको चालू कर दिया गया है, रानेश्वर में, छोटा कामती में और जरमुंडी के हरिपुर में। आगे भी ऐसे और पाइपलाइन में है, जैसे उनको पोल्यूशन वगैरह का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा उसके बाद उसको कर दिया जाएगा। और अब बात जामताड़ा की करते हैं, जहां पर डीसी ने नाला प्रखंड मुख्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और खाद्यान्न गोदाम का औचक निरीक्षण किया और सीएचसी में 2 डॉक्टर ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए, जिस पर डीसी ने स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश भी दिए। अस्पताल में बंद वाटर प्यूरिफायर, साफ सफाई की खराब व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी दिखी। खाद्यान्न गोदाम की व्यवस्था संतोषजनक पाई गई है। डीसी ने सभी विभागों को पारदर्शिता, जवाबदेही, समय पर सुधार सुनिश्चित करने के आदेश दिए। बेसिकली जैसा आप लोगों को पता होगा, हमारे सारे वरीय पदाधिकारी हर एक प्रखंड में जो पंचायत है उनका एक पंचायत का निरीक्षण कर रहे हैं। उसी के क्रम में मैंने आज नाला प्रखंड का अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में जो छोटी मोटी त्रुटियां पाई गई हैं साफ सफाई से रिलेटेड और जो हमारे कर्मी हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनकी उपस्थिति से रिलेटेड, वो सारा डायरेक्शन हम लोगों ने दिया है। इसी क्रम में हम लोगों ने सीएचसी का भी निरीक्षण किया है, तो उसमें जो कुछ इश्यूज थे, जैसे कहीं की भवन जर्जर है या कहीं पेवर ब्लॉक की कमी है, तो उस सब के लिए हम लोगों ने दिशा निर्देश दिया है। और चलिए बात झारखंड के मौसम की करेंगे। झारखंड में मानसून से पहले मौसम का मिजाज लगातार बदलते जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत आसपास के जिलों में अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रहने की संभावना है और इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। रांची में आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं, हल्की हवा चल रही है। मौसम विभाग ने झारखंड में 17 से 20 जून के बीच संथाल परगना के रास्ते मानसून के आने की संभावना जाहिर की है। झारखंड में मानसून से पहले मौसम का उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची की बात करें तो आज सुबह से ही आसमान में हल्के बादल हैं और मौसम विभाग का यह भी पूर्वानुमान है कि रांची और आसपास के जिलों में बादल और बारिश की संभावना बनी रहेगी। लेकिन बता दें कि झारखंड में मानसून को लेकर जो तारीख बताई गई है वो तारीख है 17 से 20 जून तक।
यानी केरला तट से मानसून टकरा चुका है और जाहिर है कि आने में 12 से 13 दिनों का समय लगेगा। संथाल के रास्ते झारखंड में मानसून प्रवेश करेगा, लेकिन मानसून से पहले लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा। पिछले 3 दिनों की बात करें तो रांची समेत आसपास के जिलों में संथाल, कोल्हान की बात करें, पलामू की बात करें तो लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। गर्मी हो रही है, लेकिन ये भी बता दें कि साथ साथ जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन का जो हल्का असर है वो गया नहीं है। मतलब बादल और बारिश मानसून से पहले भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन 10 जून के बाद अगर जो बारिश होती है तो उस बारिश को कहा जाएगा कि प्री मानसून की बारिश है। हालांकि मौसम विभाग इसी घोषणा बाद में करेगा, लेकिन वर्तमान में जो आसमान में आप देख रहे हैं कि इस समय राजधानी रांची के आसमान में जो आपको बादल नजर आ रहे हैं, हल्की हवा चल रही है, वो हल्की हवा आपको तेज हवा में भी बदल सकती है, क्योंकि मानसून से पहले मौसम में लगातार आप उतार चढ़ाव देखेंगे। और ऐसी स्थिति में आपको अगर राजधानी रांची में कभी ज़्यादा गर्मी, पारा 35 से 40 डिग्री के बीच नजर आए या फिर आपको बादल और बारिश नजर आए तो फिर कोई इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर मानसून का इंतजार है, क्योंकि गर्मी को भगाना है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और वहीं चाईबासा के गोविंदपुर पंचायत का सिंहभूम की सांसद जोबा बांची और डीसी मनीष कुमार ने दौरा किया है। इस दौरान पंचायत भवन में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, लोगों की समस्याएं सुनी गई, क्षेत्र के विकास पर भी चर्चा की गई है। सांसद और डीसी ने ग्रामीणों के विकास को लेकर बात की है और ग्रामीणों को विकास कार्यों का भरोसा भी दिया। दौरे के दौरान डीसी ने प्रखंड कार्यालय, अस्पताल और आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। और